स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स स्टडी हब में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, वीडियो थंबनेल पर पढ़ के आए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ के सभी फॉर्मूलों का डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें मैं केवल उन्हीं फॉर्मूलों को डिस्कस करूंगा जिनसे आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं जिनके चैप्टर से अगर संबंधित पढ़ेंगे, अगर पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले जिनका कोई यूज़ नहीं होता, तो उन फॉर्मूलों को हम छोड़ देंगे, केवल वही फॉर्मूले पढ़ेंगे जिनसे हमारे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक चैप्टर करके सारे फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे। तो पहले चैप्टर में हमारे मात्र 2 फॉर्मूले हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन आता रहा है। ठीक है, तो चैप्टर आप लोग जानते हैं, चैप्टर 1 का नाम, ठीक है, नाम आप लोग अपने आप लिख लेंगे, संबंध एवं फलन। ठीक है, चैप्टर का नाम मैं आपको बताता रहूँगा, फॉर्मूले आप लोग देखिए जो आपको नोट करने। पहला फॉर्मूला आता है हमारे पास, अगर आपको बोल देगा यदि समुच्चय, सवाल कुछ इस तरीके आएगा, यदि समुच्चय ए में m अवयव है और दूसरा समुच्चय है b जिसमें n अवयव है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा समुच्चय ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, या दूसरा फॉर्मूला पे पूछेगा कि समुच्चय ए से बी में कुल फलनों की संख्या। तो अगर ए से बी में हम कुल संबंधों की बात करें, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ए क्रॉस बी में कुल कितने अवयव होते हैं, यानी ए क्रॉस बी के कुल कितने उपसमुच्चय होते हैं, तो ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चयों की संख्या जो होती है, कुल उपसमुच्चय बराबर 2 की पावर mn। ठीक है, यही होता है 2 की पावर mn। तो जितने इसके कुल उपसमुच्चय होते हैं उतने ही ए से बी में क्या होते हैं, हमारे संबंध होते हैं। तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर mn। ठीक, दूसरा फॉर्मूला, पहला वाला हमारा सेम रहेगा कि जो हमारा ए से बी में ए में m अवयव है और बी में n अवयव है, तो हमसे पूछेगा कि ए से बी में कुल फलनों की संख्या क्या है, तो हम मान लेंगे f सच दैट, अब ए से बी में तो इस तरीके से फलन लिखा जाएगा f सच दैट a टेंड्स टू b। तो फलन हमारा कुछ इस तरीके से परिभाषित है और इसमें कुल फलनों की संख्या, तो ए से बी में कुल फलनों की संख्या जो होगी वो हमारी होगी, किससे पूछ रहा है, ए से बी में कुल फलनों की संख्या तो होगी हमारी n की पावर m, यानी जिसमें हमारा ए से बी में पूछ रहा है तो बी में पूछ रहा है, बी वाले को बेस बनाएंगे और ए को क्या बनाएंगे, पावर। ठीक है, n की पावर m, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अगला बात करें, अगर हमसे कहा जाए कि b से a में फलनों की क्या संख्या होगी, तो b से जो a में कुल फलनों की संख्या होती है, कुल फलनों की संख्या, तो बस इसको उल्टा करना है हमें, ये हो जाएगा m की पावर n। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ। हमारा अगला चैप्टर जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी ITF, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब उसके फॉर्मूले को देखेंगे, शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन इनवर्स x, नंबर 1। ठीक है, चैप्टर है हमारा चैप्टर 2, साइन इनवर्स x। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो x होती है, या साइन इनवर्स साइन x, इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी होती है, x। दूसरा आएगा कॉस इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू x होती है। तीसरा आएगा हमारा टेन इनवर्स x बराबर x। ठीक है, बाकी इधर भी ऐसे ही चलेगा सेम, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, या टेन x बराबर x। तो बाकी के 3 फलन और बचे हैं, उनके लिए भी ये प्रॉपर्टीज रहती हैं। ठीक है, अगर बात करें आगे, इनका एक रेंज और डोमेन, रेंज से संबंधित एक क्वेश्चन जो है हर साल आता है आपका, कभी 1 नंबर में कभी 2 नंबर में। तो ये हमारा 4th फॉर्मूला है। यहाँ पर 4th फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, इसको हम रेंज बोलेंगे। तो हमारी जो साइन इनवर्स की रेंज होती है, साइन इनवर्स x की रेंज -π/2 से +π/2 होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला है 5वें नंबर पे हमारे पास कॉस इनवर्स होता है, इसकी जो रेंज होती है 0 से π होती है। ठीक है, अगला जो है हमारा नंबर 6 टेन इनवर्स, इसकी जो रेंज होती है वो हमारी होती है, इसमें इज इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 होती है। ठीक है, जो हमारी साइन की रेंज होती है, इसकी रेंज लगभग समान होती है। इसमें क्लोज इंटरवल होता है और इसमें ओपन इंटरवल होता है, यानी कि इसमें ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू का प्रयोग होगा। यहाँ पर साइन के लिए देखेंगे तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इधर से देखेंगे तो लेस देन इज इक्वल टू। यहाँ पर खाली हमारा लेस देन इज इक्वल टू लगा है। ठीक है, इसके संग लेस देन लगा, इज इक्वल टू का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो आगे वो क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल हो सकता है आप लोगों ने पढ़ रखा हो। आगे बात करें फॉर्मूला नंबर 7 की, तो एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बराबर, ये होता है हमारा कॉसेक इनवर्स 1/x। इसका प्रयोग और दूसरे चैप्टर में भी हमने देखने को मिल जाता है। अगर अगले फॉर्मूले की बात करें तो अगला फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस इनवर्स x बराबर, ये हो जाता है हमारा सेक इनवर्स 1/x।
अगले फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास होता है tan इनवर्स x बराबर ये होता है cot इनवर्स हमारे पास 1/x। इन फॉर्मूलों का प्रयोग हमें अपकलन नाम के चैप्टर में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर आगे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो हम इसको भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कॉसेक इनवर्स x लिखा है तो इसको भी हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी लिख लें, तो इसको आप लोग खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, अगले कुछ फॉर्मूलों की बात करें तो यहाँ पर हमारे शुरू हो जाते हैं, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला। ऐसे ही यहाँ पर होता है हमारा फॉर्मूला नंबर 10 साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, दूसरा फॉर्मूला आता है हमारे पास फॉर्मूला नंबर 11 कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y। ये होता है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस। ठीक है, जब यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस वाला चिन्ह लिया जाएगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस वाला चिन्ह लिया जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, जैसे हमने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, पढ़ा है ना, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी का, तो वैसा ही फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 अगर बात करें tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y का, तो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का भी आप सब लोगों ने पढ़ा है। ये फॉर्मूला होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई। ठीक है, अगले फॉर्मूले की बात करें फॉर्मूला नंबर 13। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। क्या होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे तो आपको अपकलन और समाकलन दोनों मदद करने वाले हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है इसी का, याद कीजिए जरा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर अगले फॉर्मूले की बात करें कॉस इनवर्स एक्स का, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला बात करें फॉर्मूला नंबर 14। अगला फॉर्मूला जो होता है हमारे पास होता है 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अगली बात करें फॉर्मूला नंबर 15 की, तो अगला होता है 2 कॉस इनवर्स x। ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स, यहाँ पर भी कॉस इनवर्स ही आएगा, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, फिर नंबर 16 ये फॉर्मूला होता है हमारा 3 tan इनवर्स x का। ठीक है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली फॉर्मूले की, क्वेश्चन आता भी रहता है लगातार। तो अगर इसको आप देखेंगे ये होता है हमारे पास 3 tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स। ठीक है, हमने अगर tan 3a का फॉर्मूला पढ़ा है तो बस उसी में जहाँ पर tan a आता है वहाँ पर आपको x रखना है। इसका फॉर्मूला होता है 3 tan a। tan 3 का फॉर्मूला बता रहा हूँ, 3 tan a यानी 3x माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो माइनस tan स्क्वायर यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर। tan स्क्वायर की जगह पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 tan a माइनस ठीक है, और अपॉन में हमारा 1 माइनस 3 tan a माइनस tan क्यूब है, 3 tan a माइनस tan क्यूब है, गड़बड़ होगी थोड़ा सा, यहाँ पर क्यूब कर लीजिएगा, और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो ये हमारा हो गया tan 3 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आगे बात करें हम फॉर्मूला नंबर 17, ये हमारा होता है 3 साइन इनवर्स एक्स का। तो ये होता है हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगला फॉर्मूला नंबर 18 की बात करें तो ये हमारा होता है 4 कॉस इनवर्स x का। ये होता है 3 कॉस इनवर्स x का। ये होता है हमारा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, आप इनको नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग जानते हैं हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरे चैप्टर के फॉर्मूले पढ़ लिए, तीसरा चैप्टर है हमारा आप भी, और चौथा चैप्टर है सारणी। तो इन दोनों चैप्टर के फॉर्मूले हम एक साथ पढ़ेंगे। इन चैप्टर में कोई ज़्यादा फॉर्मूले होते नहीं हैं, प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं। तो ये वीडियो केवल फॉर्मूले की, तो इसमें मैं केवल फॉर्मूला ही बताने वाला हूँ। ठीक है, और इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी आपका पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं।
चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3rd and 4th, ठीक है, आव्यूह और सारणी। तो पहला जो फॉर्मूला आता है इसमें, पहला फॉर्मूला आता है, आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा होगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी आव्यूह के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ बना दिया, प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। तो पहला जो फॉर्मूला हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स से संबंधित है, यानी कि अगर किसी आव्यूह की हम ए और बी की मल्टीप्लाई करा के उनका ट्रांसपोज निकालें तो उनका जो ट्रांसपोज जो होता है, अगर पहले उनका ट्रांसपोज निकालें फिर उनकी मल्टीप्लाई कराएं, लेकिन क्रम बदल के, अगर आप ए बी की गुणा करा रहे हैं और ए बी की गुणा कराने के बाद डैश निकालना है, वो बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश के। इसको हम रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं आप लोग, जैसे मान लो आपके पास 3 आव्यूह हैं ए बी सी का डैश निकालना है तो क्या होगा, सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है। फिर आगे एक ये हो गया। दूसरा आपने इन्वर्स निकाला होगा किसी भी आव्यूह का, इन्वर्स में भी आपका ये रिवर्सल लॉ लगता है कि अगर ए बी का होल इन्वर्स निकालना है हमें तो ये बराबर होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। क्लियर है इतना? आगे देखिए, फिर एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ए बी सी का होल इन्वर्स, तो इसमें भी रिवर्सल लॉ लगेगा, ये बराबर होगा सी इन्वर्स बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। अगले अगर फॉर्मूले की बात करें तो फिलहाल इसमें तो हमारे यही 2 फॉर्मूले हैं और एक छोटा सा फॉर्मूला और है, ये हमारे हो गए आव्यूह के। ये फॉर्मूला है हमारा, अगर हम ए की मल्टीप्लाई ए इन्वर्स से कराएं या ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई ए से कराएं तो ये हमेशा आई के बराबर आता है, ठीक है। आई क्या होता है हमारा, एक आई आव्यूह। आगे नंबर 4 पे, ठीक है, अगर हमको किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यदि x1, y1, x2, y2 और x3, y3 किसी त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है, तो शीर्ष आप लिख लीजिएगा, शीर्षों के निर्देशांक हैं, ठीक है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस कंडीशन में त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 और 1, ठीक है। दूसरा 1/2 x1 y1, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, x1 y1 ठीक लिख रहे थे, x2 y2 x3 y3 अपॉन 1 1 1, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। नंबर 4, अगर यही बिंदु क्या हो जाए संरेख, ठीक है, तो ऊपर वाले बिंदु आपको लिखने हैं x1, y1 x2, y2 और अगला है हमारे पास बिंदु x3, y3। अगर यही बिंदु है हमारे पास और ये बिंदु कैसे हैं, संरेख, ठीक है। तो बिंदुओं के संरेख होने का जो फॉर्मूला होता है कि संरेख होने के लिए, तो यहाँ पे जो टॉपिक है बिंदुओं के संरेख होने वाला है, आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, अगर बिंदु संरेख होंगे तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, यानी इसको मुझे किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो 1/2 तो 0 के बराबर होने वाला नहीं है, यही पोर्शन है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस चैप्टर में एक फॉर्मूला और है, आपने पढ़ा होगा नंबर 5 पे, ए इनवर्स का। ए इनवर्स का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक, और इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स भी 8 नंबर का आना ही आना है, ठीक है। कम से कम एक क्वेश्चन 8 नंबर का हो सकता है, कभी कभी ज़्यादा भी आ जाता है, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला और है लास्ट, जिससे भी आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 6, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपसे एक आव्यूह देगा, आपसे सिद्ध करवाएगा, सिद्ध कीजिए ए इंटू एट जॉइंट ए बराबर एड जॉइंट ए इंटू ए बराबर क्या होता है, ए का सारणिक इंटू आई। तो इससे भी आपको एक 5 नंबर का फॉर्मूला क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, ज़्यादातर सेट्स में आता है। तो ये हमारे आव्यूह और सारणिक के फॉर्मूले सारे खत्म हो चुके हैं, देख लीजिए आप लोग एक बार इनको ठीक से, ठीक है। अगला जो चैप्टर होने वाला है वो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है अवकलन, डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5, तो चैप्टर नंबर 5 अवकलन की शुरुआत करेंगे तो पहला फॉर्मूला होता है सबसे पहला, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है हमारा लिमिट का, LHL और RHL का। तो अगर आपको LHL का फॉर्मूला पता है, LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स
और इसी को हम अगली बार लिखते हैं आगे जाके लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, एफ ए माइनस एक्स, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आता है हमारे पास RHL का, ये होता है हमारा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एक्स। बात क्लियर है? ये LHL और RHL के फॉर्मूले हैं जहाँ पर आपका एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। आगे बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की, तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आता नहीं है, फॉर्मूला भी कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो हमारा होता है एल एफ डैश एक्स, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ a, सॉरी LHL का लिखना है तो a माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। नंबर 4 पे आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव का आर एफ डैश एक्स, ये होता है हमारा लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं। इसके बाद हमारे अपकलन के बेसिक फॉर्मूले शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको बताऊं, कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आता है, अगर आप सिद्ध कर देते हैं LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ ए, तो फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूस, और अगर आप ये बराबर नहीं कर पाते हैं तो फंक्शन क्या होता है डिसकॉन्टिन्यूस। ऐसे ही यहाँ पर अगर हमारा एल एफ डैश एक्स बराबर हो जाता है आर एफ डैश एक्स से, तो बोलते हैं फलन अपकलनीय है, ठीक है। अगला 5वां फॉर्मूले की, अब हम अपकलन के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ x की पावर n, जो कि होता है घात से गुणा घात में एक कम, यानी n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट फॉर्मूला है जो हमारे पास d/dx ऑफ x, यानी x का अपकलन जो होता है वो होता है 1। अगला जो फॉर्मूला है हमारे पास d/dx ऑफ e की पावर x, यानी e की पावर x का अपकलन होता है e की पावर x, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला नंबर 8 d/dx ऑफ a की पावर x, तो a की पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a की पावर x log a बेस e, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है जो वो है हमारे पास d/dx ऑफ log x और बेस e, ठीक है। अगर किसी सवाल में log का बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब तुम आप मान के चलेंगे उसका बेस कितना है e, तो इसका जो अपकलन होता है वो होता है 1/x। नंबर 10 अगला फॉर्मूला है d/dx ऑफ log x बेस a, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x log e बेस a, ठीक है। तो इन दो फॉर्मूले में क्या रहता है कन्फ्यूजन, एक इसमें और इसमें, क्योंकि इसमें एक में आता है log a बेस e और दूसरे में आता है log e बेस a। तो आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ ऊपर a है तो यहाँ पर log की किसकी वैल्यू बात करेंगे, log a की। यहाँ बेस में a है देखिए, तो यहाँ पर बेस में क्या आएगा a, ऊपर क्या आएगा e, ठीक। तो ये फॉर्मूला नंबर 10। अगला लास्ट नंबर जो हमारा फॉर्मूला है, ये मुख्य 7 फॉर्मूले होते हैं हमारे जो यहाँ से शुरू हुए हैं। फॉर्मूला नंबर 11 है, तो फॉर्मूला नंबर जो 11 है हमारे पास वो है d/dx ऑफ अचर, ठीक है। किसी भी अचर का अपकलन जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। c लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगला जो फॉर्मूला हमारे पास वो है फॉर्मूला नंबर, कहाँ तक हो गए थे 11 तक, फॉर्मूला नंबर 12 है हमारे पास, ठीक है। आप चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर बोल सकते हैं त्रिकोणमितीय फलनों का अपकलन हेडिंग डाल के, ठीक है। तो अब आपका लास्ट चल रहा है तो आपको हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला लिखिए और इसका याद रखिए। तो फॉर्मूला है हमारा d/dx ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का जो अपकलन होता है वो होता है हमारा कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 13 d/dx ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का जो हमारा अपकलन होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अगला फॉर्मूला नंबर 14 d/dx ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का जो अपकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला नंबर 15 d/dx ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का जो अपकलन होता है वो होता है हमारा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला नंबर 16 d/dx ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का जो अपकलन होता है वो होता है हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फॉर्मूला नंबर 17 d/dx ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का जो अपकलन होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, अगर आपको याद रखने में कोई दिक्कत है तो आप देखिए ये भी सी से शुरू हुआ है, ये भी सी से शुरू हुआ है और ये भी सी से शुरू हुआ है। फॉर्मूले तो आपको याद हो जाएंगे बड़े आराम से, आपको माइनस प्लस की दिक्कत होगी। तो ये जितने भी सी से शुरू हुए हैं ये सभी नेगेटिव होते हैं, देखिए जरा ध्यान से, है तीनों नेगेटिव। उसके बाद देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं। जैसे यहाँ पर साइन का क्या है कॉस एक्स, यहाँ कॉस का साइन एक्स, यहाँ पर टेन का क्या है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर कॉट का है कॉसेक स्क्वायर एक्स।
यदि यहाँ पर सेक का है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ पर है कॉसेक का कॉसेक इंटू कॉट एक्स। अगला बात करें फॉर्मूला नंबर 18। तो यहाँ पर हम अगला फॉर्मूला जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपलन करेंगे ITF का, जिसका भी आपने चैप्टर में फॉर्मूले पढ़े थे थोड़ी देर पहले। d/dx ऑफ पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का अपलन होता है 1/√1 - x²। ठीक है, ये किसी का भाई है दूसरा, चलो इधर ही लिख देता हूँ मैं, d/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स ये होता है माइनस का 1/1 - x²। फॉर्मूला सेम है, इसमें प्लस आता है इसमें माइनस आता है। अगला फॉर्मूला नंबर 20, d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 + x²। फॉर्मूला नंबर 21, ये फॉर्मूला होता है हमारा d/dx ऑफ cot इनवर्स एक्स। cot इनवर्स एक्स वही फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल क्या आ जाएगा माइनस 1/1 + x²। आगे फॉर्मूला नंबर 22, ये होता है हमारा d/dx ऑफ tan हो गया cot हो गया सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स इसका हो जाएगा 1/x इंटू √x² - 1। फॉर्मूला नंबर 23, d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस का 1/√x इंटू x² - 1। ठीक है, आगे चलते हैं फॉर्मूला नंबर 23, फिर फॉर्मूला नंबर 24। देखिए इन्वर्स वाले भी सारे के 6 के 6 हो गए। फिर कुछ फॉर्मूले जो आपको एक्स्ट्रा में याद रखने जो आपको समाकलन में और अपकलन में दोनों में सहायता करेंगे, वो फॉर्मूला है हमारा अगला d/dx ऑफ √x। तो √x का अपकलन आपको याद रखना है 1/2√x। फॉर्मूला नंबर 25, जो अगला फॉर्मूला आपको याद रखना है d/dx ऑफ x की पावर x, ये होता है x की पावर x 1 + log x बेस ई। ये दोनों फॉर्मूले आपको सवाल करने में बहुत मदद करने वाले हैं अगर आप इनको याद रखते हैं डायरेक्ट तो। अगला फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला नंबर 26। ठीक है, आपने पढ़ा होगा d/dx ऑफ दो फलन दे दिए सारे हमारे पास मल्टीप्लाई में fx इंटू जी एक्स। तो इसको हम fx इंटू जी एक्स करके भी लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड करके भी रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको इस तरीके से लिख देता हूँ, दो फलन है हमारे पास fx इंटू जी एक्स। ठीक है, मैंने क्या करा, एक को माना फर्स्ट और एक को माना सेकंड। तो मैं आगे लिख देता हूँ d/dx ऑफ एक को मान लिया फर्स्ट और दूसरे को मान लिया सेकंड। तो ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड। कुछ नहीं करना आपको फॉर्मूले में, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट वैसा ही सेकंड का अपकलन d/dx ऑफ सेकंड, फिर प्लस सेकंड वैसा ही d/dx ऑफ फर्स्ट, यानी पहला वैसा ही दूसरे का अपकलन, फिर दूसरा वैसा ही पहले का अपकलन। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ तो दो थे, अगर आप मान लो आपके पास 3 फलन आ जाए 27 नंबर फॉर्मूले पर d/dx ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। यहाँ पर 3 फलन आ गए हमारे पास। ठीक है, तो हमें 3 का अपकलन करना है, तो क्या करेंगे, एक का करेंगे, 2 को छोड़ेंगे, यानी पहले u का करेंगे, b और w छोड़ेंगे। तो b w छोड़ दिया d/dx ऑफ u, प्लस फिर b का करेंगे, e और w छोड़ेंगे। तो u और w छोड़ दिया हमने d/dx ऑफ b, फिर w का करेंगे और u और v को छोड़ देंगे। तो u इंटू वी d/dx ऑफ w। ठीक है, अब 4 आएंगे तो 4 में भी मेथड लगेगा, एक का करेंगे 3 को छोड़ेंगे, फिर अगले का करेंगे फिर 3 छोड़ेंगे, फिर अगले का करेंगे फिर 3 छोड़ेंगे। तो इसी तरीके से करते रहेंगे। अगला है हमारा 28 d/dx ऑफ अंश बटे हर। ठीक है, यानी 2 फंक्शन आपको किस में दे दिए जाए हमको, डिवाइड में। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है हमारा हर का होल स्क्वायर, फिर हर वैसा ही अंश का अपकलन, यानी d/dx ऑफ अंश माइनस अंश वैसा ही फिर हर का अपकलन d/dx ऑफ हर। ठीक है, 28। इसके अलावा मेरे हिसाब से इतने ही फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अगला चैप्टर जो हमारे पास चैप्टर था, ये हमारा चैप्टर नंबर 5। अगला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, अवकलन के अनुप्रयोग में बहुत सारे मेथड हैं। जैसे आपने पहले एक्सरसाइज पढ़ी होगी रेट ऑफ चेंज की, दूसरी पढ़ी होगी आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी वर्धमान और ह्रासमान की, तीसरी एक्सरसाइज थी अभिलंब और स्पर्श रेखा वाली। तो अभिलंब और स्पर्श रेखा वाला टॉपिक सिलेबस से कट गया, लेकिन मैंने जो 2024 के सेट्स देखे हैं उनमें हर एक सेट में लगभग एक क्वेश्चन कम से कम 1 नंबर का पूछा गया है, 1 नंबर या 2 नंबर का। ठीक है, तो उसके बारे में 2 फॉर्मूले हैं, उनको आपको बताने जा रहा हूँ।
ठीक है। और अगला उसका टॉपिक है अगला उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो ये जो बचे हुए टॉपिक हैं ये सब क्या होते हैं, मेथड बेस्ड होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। तो जो फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है कल स्पर्शी और अभिलंब, तो उसके मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1, यानी आपको कोई वक्र दे रखा होगा y बराबर fx टाइप का, y बराबर fx, इस तरीके से आपको एक ग्राफ दे रखा होगा और आपसे पूछा होगा इसके किसी दिए हुए बिंदु, यानी कोई पॉइंट दे रखा होगा आपको x1, y1, ठीक है। इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा का समीकरण या स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। तो जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता वो बराबर होती है किसके, आपको इसको dy, इस फलन का आपको क्या करना पड़ेगा, dy ओवर dx, यानी इसका अवकलन करना पड़ेगा और अवकलन करने के बाद जो पॉइंट आपको दिए होंगे वो आप इसमें रख दोगे, तो यहाँ आपकी हो जाएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। और अगर स्पर्श रेखा के समीकरण की बात की जाए, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पिछली साल क्लास 11th में, y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, सभी बच्चों ने पढ़ा होता है फॉर्मूला। तो प्रवणता को आप जानते हैं हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m से, यानी m की जगह पर मुझे ये वैल्यू पुट करनी, तो फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हमारा हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। आगे एक टॉपिक और है इसमें, अभिलंब। अभिलंब, तो अभिलंब में क्या होता है, सेम यही आपको दिया होगा, एक वक्र दिया होगा, एक पॉइंट दिया होगा, ठीक है। तो वक्र और बिंदु यहाँ पहले लिख लेंगे, एफ एक्स दिया है, पॉइंट दिया है। तो जो अभिलंब की प्रवणता होती है, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता होती है माइनस का 1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट x1, y1। तो इस पॉइंट पर आपको अभिलंब की प्रवणता दे रखी होगी, ठीक है। अभिलंब की प्रवणता चलो हमको दे दी, फिर अगला हमसे अभिलंब का पूछा जाएगा समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का जो समीकरण होने वाला है वो होगा हमारा यही सेम फॉर्मूला, यहाँ पर समीकरण यही रहेगा सेम, मुझे m की जगह पर बस ये वैल्यू पुट करनी है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट x1, y1 और इंटू x माइनस x1। तो ये मेरा हो जाएगा अभिलंब का समीकरण, ठीक है। तो अभिलंब का समीकरण ही पूछा गया था एक साइड में, मैंने देखा था। तो अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर का नाम है हमारा समाकलन, जानते भी होंगे आप लोग इस चैप्टर के बारे में। तो पहला फॉर्मूला है हमारा इसमें इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ठीक है। ये क्या होता है हमारा x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा नंबर 1। नंबर 2 भी जो फॉर्मूला है वो हमारा है, आपने किसका समाकलन करा था, अपकलन किसका करा था आपने, इसके बाद आपने अपकलन करा था 1 का, ठीक है। x का करा था, x का अपकलन आया था 1, तो 1 इंटू डी एक्स, यानी 1 का जो समाकलन होगा वो हमारा कितना होगा x प्लस सी। अगला 3 के नंबर फॉर्मूला आएगा, आपने अपकलन करा था e की पावर x का, तो फिर हम e की पावर x का करेंगे समाकलन, e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x प्लस सी। अगला आपने करा था समाकलन a की पावर x का, अपकलन a की पावर x का, ठीक है। तो जो समाकलन के फॉर्मूले होते हैं वो अपकलन के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अपकलन के फॉर्मूले समाकलन के उल्टे होते हैं, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो a की पावर x डी ओवर डी एक्स, a की पावर x का समाकलन होता है a की पावर x लॉग a बेस e, या इसी को हम लिख सकते हैं a की पावर x लॉग e बेस a, ठीक है। अगले फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला नंबर 5, ये होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का जो अपकलन समाकलन होता है वो होता है हमारा लॉग मॉड x प्लस सी, ठीक है। बेस हमेशा लॉग का क्या रहेगा, अगर मैं कहीं बेस लिखना भूल जाता हूँ इसका मतलब वहाँ पर लॉग का जो बेस है वो हमेशा ई रहने वाला है। ये आपको सवाल भी दिया होगा, उसमें बेस नहीं लिखा तो बेस आपको वहाँ पर ई मानना है, ठीक है। अगले फॉर्मूले की बात करें हम, तो ये हो गया हमारा। फिर आपने पढ़ा था टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का अपकलन, ठीक है। तो टेक्नोमेट्रिक पे जब चलेंगे तो पहला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का जो समाकलन होने वाला है वो होता है हमारा माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अगला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था वो होता था इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का जो होने वाला है वो होता है हमारा साइन एक्स प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 8, अगला आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ, आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये होता है हमारा tan x प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 9 जो आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो होता है
वो होता है हमारे पास माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। फिर आपने इसके बाद पढ़ा था सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो इसका जो समाकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, वो होता है हमारा सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 11 जो हमने पढ़ा था कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ये जो होता है हमारा माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 12, ये हमारे टेक्नोमेट्रिक वाले जो आपने पढ़े थे, ये इन सबका जब आप अवकलन करेंगे तो ये मिलेंगे, आप सबने पढ़ रखा है। ठीक है, अब इनका फिर से समाकलन कर दिया जाए तो ये फिर से मिल जाएगा। आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो हमारा समाकलन होने वाला है वो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि आप लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ऐसी कॉस इनवर्स का भी उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसमें खाली माइनस आ जाएगा। नंबर 13 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो होगा हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 14 ये होने वाला है डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये होता है हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगले की बात करें फॉर्मूला नंबर 15, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा। अगर हमारे पास कोई फलन है एफ एक्स अपॉन में और इसी का हमें ऊपर अवकलन दे रखा है एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ये होता है हमारा लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, जो भी आएगा यहाँ पर। ठीक, फॉर्मूला नंबर 16। ठीक है, ये हो गए। फिर आपने पढ़ा होगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 17 ये होता है हमारा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर आएगा 1/a प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 18 जो होता है हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये होता है हमारे पास 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 90 की बात करें तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे आपने अवकलन में पढ़ा था फर्स्ट सेकंड का। यहाँ पर अगर दो फलन आ जाते हैं समाकलन के लिए, फर्स्ट और सेकंड dx। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फर्स्ट वैसा ही सेकंड का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। ठीक है, माइनस वहाँ प्लस आता था, यहाँ आता माइनस। फिर हमारा जो फर्स्ट लिया है हमने उसका फर्स्ट का करते हैं समाकलन d/dx ऑफ फर्स्ट। ठीक है, फिर सेकंड का समाकलन। ठीक है, इसके बाद ये पूरे का समाकलन, मैंने भारी साइन लगाया है तो ये तो इसके समाकलन के लिए, फिर एक पूरे का समाकलन के लिए आएगा dx। तो ये होता है हमारा फर्स्ट और सेकंड का समाकलन। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब बात करें फर्स्ट और सेकंड की मानने के लिए, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है ILATE, ठीक है, ILATE में आते हैं आपके इन्वर्स वाले फंक्शन, जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स, यानी जितने भी इन्वर्स वाले हैं। ठीक है, लेट में आते हैं आपके लॉग वाले फंक्शन, जैसे लॉग एक्स बेस ई या लॉग एक्स बेस ए में आता है आपका एल्जेब्रिक का मतलब से x की पावर 3 x, या जितने भी आपने पॉलिनॉमियल या बहुपद आपने जो पढ़ रखे हैं। ठीक है, बहुपद वाले फलन। टी का मतलब टेक्नोमेट्रिक का साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। एक्सपोनेंशियल ई का मतलब जैसे आपने देखा ई की पावर एक्स तो ये ILATE है। अगर इस क्रम में फलन है तो फर्स्ट सेकंड हिसाब से मानेंगे। मान लो एक बार आपको एक फंक्शन दे रखा है टेक्नोमेट्रिक और एक देख रखा है आपको एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल में टेक्नोमेट्रिक पहले आया, एक्सपोनेंशियल बाद में आया, तो टेक्नोमेट्रिक फर्स्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको एक देख रखा है इन्वर्स और दूसरा दे रखा है आपको एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक आपका सेकंड हो जाएगा, इन्वर्स आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आगे। और यहाँ पर एक बात मैं छोटी सी और बताऊँ आपको, इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक ITF यानी जो आपका सेकंड चैप्टर था उसके कुछ 3 फॉर्मूले मेरे से छूट गए, तो उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2। दूसरा होता है हमारे पास टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2। और तीसरा होता है हमारे पास सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, π/2। ठीक है, बोर्ड को रख करते हैं, फिर आगे मैं आपके लिए और फॉर्मूले लिखता हूँ।
अगला जो फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला नंबर 20, ये जो होने वाला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। tan x का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का लॉग मॉड cos x प्लस सी, या इसी को लिख सकते हैं हम लॉग सेक x प्लस सी। ठीक है, 21 नंबर पे जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। ये होता है हमारा लॉग मॉड साइन x प्लस सी, ये होगा, या इसी को लिख सकते हैं लॉग माइनस का लॉग मॉड कॉसेक x प्लस सी। ठीक है, अगला फॉर्मूले की बात करें फॉर्मूला नंबर 22 जो होगा वो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक x dx। सेक x का जो समाकलन होता है, ठीक है, सेक x का क्या समाकलन होता है, सेक x का समाकलन होता है लॉग सेक x प्लस tan x और प्लस सी, या इसी को हम लिख सकते हैं लॉग tan पाई बाई 4 प्लस tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। अगले फॉर्मूले की बात करें फॉर्मूला नंबर 23, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स dx। ये होता है हमारा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या लॉग tan एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, ये लिखा है हमारा tan एक्स बाई 2 प्लस सी। अगर अगले फॉर्मूले की बात करें फॉर्मूला नंबर 24, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 24 आता है हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। अगला फॉर्मूला नंबर 25 की बात करें, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अगले फॉर्मूले की बात करें फॉर्मूला नंबर 26, ये होता है हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, 1 की जगह आप यहाँ पर dx कर लीजिएगा, dx अपॉन ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, अगले फॉर्मूले की बात करें फॉर्मूला नंबर 27, ये होता है हमारे पास dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 29 की बात की जाए तो फॉर्मूला नंबर 29 होता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये होता है 1 अपॉन 2x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, फिर अगले फॉर्मूले की बात करें साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अगला फॉर्मूला नंबर 30, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx। तो ये भी सेम 1 अपॉन 2x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मैं इसको इन 3 फॉर्मूलों को आपको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा कैसे याद करना है। ए स्क्वायर अपॉन 2 ये हो जाता है हमारा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अगला फॉर्मूला नंबर 30, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो ये होता है x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग अंडर रूट, यहाँ पर प्लस की जगह कर लीजिएगा माइनस, एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी सबके साथ में लगाइएगा। ठीक है, तो याद रखने का तरीका बताऊं मैं आपको। तो देखो ये यहाँ पे जो तीनों टर्म लिखे हैं शुरुआत का देखो तीनों का सेम है, जो है लिखा है वही लिखा है 1 अपॉन 2x के साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 2x के साथ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 2 यानी एक्स अपॉन 2 कर दिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम लिखा है सब में। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अगले स्टेप में प्लस लगाना है और इस वाले को ध्यान रखना है इसमें माइनस आएगा। प्लस लगा के ही आपको 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, इससे पहले जो आपने लिखा था। ठीक है,
वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वो लगा दिया प्लस सी। ठीक, फिर यहाँ पर लगाया हमें वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है, देखिए यही फॉर्मूला लगा है। और साथ में सबके साथ क्या आया, ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू। इधर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लिखा फॉर्मूला कहाँ गया, ये रहा, ये वाला लगाया गया है। तो बस इसमें और कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कुछ फॉर्मूले हैं जो पेपर में आते नहीं है, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा फॉर्मूला नंबर 30, ये हैं फॉर्मूले जो पूछे नहीं जाते हैं आपसे कभी, इनका डायरेक्ट सवाल आता है। फॉर्मूला नंबर 31, और सवाल भी बहुत कम देखा गया है। ये फॉर्मूला है हमारे पास e की पावर ax cos bx dx, ये फॉर्मूला होता है e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स और प्लस सी। अगला फॉर्मूला नंबर 32। ठीक है, इसको मैं 20 से 2 पार्ट कर देता हूँ। फॉर्मूला नंबर 32 जो है वो हमारे पास है, सेम यही है। अब साइन कॉस हो गया, कॉस की जगह पे क्या हो जाएगा, अगली बार साइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पर कॉस कर लीजिए। ठीक है, कॉस ही लिखा है, सही है फॉर्मूला। अगला हो जाएगा हमारे पास ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये होगा हमारा, इनका पहला पार्ट सबका सेम रहता है, ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी साइन बी एक्स, ठीक है, माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा ए साइन बी एक्स प्लस सी। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और कोई फॉर्मूला छूटा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जो मैंने ना लिखवाया हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमारे यहाँ तक हो रहा है 34 और ये हो रहा है हमारे 32। ठीक, ये सारे फॉर्मूले हो गए। इसके बाद कुछ आंशिक भिन्न है। ठीक है, आंशिक भिन्न मैं आपको बताता हूँ 33, चाहे आप लिख लीजिएगा टॉपिक करके आंशिक भिन्न। अगर आपके पास दे रखा है 1 अपॉन एक्स प्लस ए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इससे सवाल भी आता है आंशिक भिन्न से। एक क्वेश्चन फिक्स है 5 नंबर का आपका। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए अपॉन ए प्लस बी, सॉरी ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी। अगला है हमारे पास, अगली आंशिक भिन्न। अच्छा, सी के लिए यहाँ पर इसको छोड़ देंगे अभी, क्योंकि 2 ही लिए हैं। अगला 34, अगर हम ले लें 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर हम लेंगे ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, अगली आंशिक भिन्न जो आएगी 35, वो होगी हमारी 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी बराबर ये हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, फिर हो जाएगा हमारा सी एक्स प्लस डी अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, इस तरीके से मान लो 3 आ जाएंगे तो अगली बार ऐसे बढ़ा देंगे आगे, जैसे ऊपर बढ़ाया गया। और तीसरा फॉर्मूला है आंशिक भिन्न का, अगर हमारे पास स्क्वायर आ जाता है तो हमारे पास लिख दिया ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हम एक एक करके, पहले 1 पावर फिर 2 पावर, तो ए एक्स प्लस बी, फिर लिखेंगे बी अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो 3 होती तो फिर अगले बार एक सी अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब हो जाता, इस तरीके से चलते रहता। फिर आता हमारे पास फॉर्मूला नंबर 37, ये आती है प्रगुण। ठीक है, हम पहुंच चुके हैं निश्चित समाकलन पर। अब यहाँ पर हमारे पास आएंगी प्रगुण। तो पहली प्रगुण होती है हमारे पास, अगर हमारे पास दे रखा है कोई फंक्शन, कोई समाकलन दे रखा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी जब हम लिमिट बदलेंगे, लिमिट बदलने पर एक माइनस साइन आ जाएगा, या माइनस लगा है तो लिमिट बदलने पर क्या हो जाएगा, गायब। तो अभी लिमिट ए से बी थी, फिर लिमिट हो जाएगी बी से ए एफ एक्स डी एक्स। अगर 38 नंबर वाले की प्रगुण की बात करें तो ये होती है हमारे पास ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अगला होता है ए से बी, यानी लिमिट में कोई चेंज ना करें, एफ एक्स की जगह पे एफ टी
dt, फिर कोई चेंज ना करें, a से b, ये भी बराबर होगा f बाई dy के। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रगुण नंबर 1 2 3, प्रगुण नंबर यानी हमारी 39। प्रगुण नंबर 39 जो होती है इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो हमारे पास लिमिट दे रखी है a से b fx dx, तो इसको हम लिख सकते हैं a से c fx dx, ठीक है, प्लस c से b fx dx। जो जहाँ हमारा c होगा लिख देते हैं इधर, जहाँ c जो होगा a से बड़ा होगा और b से क्या होगा हमारा छोटा होगा। अगर आगे बात करें प्रगुण नंबर 40 की, तो प्रगुण नंबर 40 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा ही आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्रगुण 40 क्या होती है हमारी, 0 से a fx dx बराबर a हो जाएगी हमारे पास, 0 से a fx dx बराबर 0 से a f, ठीक है, a माइनस x dx के। ठीक है, ये वाली प्रगुण से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रगुण है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नंबर आप अपना डाल लीजिएगा। अगली प्रगुण है हमारे पास, सेकंड लास्ट प्रगुण है ये। अगर हमको दे रखा है माइनस a से a fx dx, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है, दो वैल्यू होती है इसकी, पहली होती है इसकी वैल्यू 0 होती है और दूसरी होती है इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू होती है, पहली होती है 0, ये कब होती है, जब fx हमारा विषम फलन हो। ठीक है, दूसरा है ये वैल्यू होती है 2 इंटू 0 से a fx dx, जब fx हमारा क्या हो, समफलन हो। ठीक है, आगे दूसरा प्रगुण नंबर ये 5 है, प्रगुण नंबर 6। ठीक है, किताब के हिसाब से अगली प्रगुण है प्रगुण नंबर 6, ये होती है हमारी 0 से 2a fx dx। तो इसके भी दो वैल्यू होती हैं, पहली वही 0 होगी और दूसरी होगी हमारी 2 इंटू 0 से a fx dx। ठीक है, ये कब होगी, जब हमारा f 2a माइनस x क्या हो, विषम फलन हो। और अगला है जब हमारा f 2a माइनस x क्या हो, समफलन हो, समफलन हो। ठीक है, अगला बात करेंगे समाकलन के अनुप्रयोग। अगला चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर खाली एरिया के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर एरिया हमारा इस तरीके से, ये बनाया चित्र मैंने, ये इस तरीके से एरिया काटा गया है, ये काटा गया, ये एक्स अक्ष होती है, वाई अक्ष, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। तो जो ये एरिया जिसको मैंने ये लाइन खींच के डार्क करा गया है, इस एरिया का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो फंक्शन दिया होगा हमको y बराबर एफ एक्स टाइप का कुछ। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, इस जो घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है, ये होता है हमारा a से b, ठीक है, बाई dx। और इसी का उल्टा, पहला फॉर्मूला हो गई है, दूसरा इसी का उल्टा। अगर हमारे साथ क्या करा जाए, क्षेत्रफल x पे ना काट के क्षेत्रफल काटा जाए बाई x पे, फलन ये बना हुआ है इस तरीके से। तो ये पॉइंट a होगा, ये पॉइंट b होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a बराबर b टू a, सॉरी a टू b, ये होता है हमारा x dy। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं क्षेत्रफल के, इसमें यही फॉर्मूला है। अगला है हमारा, अगला चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 8, यानी चैप्टर नंबर 8 हमारा क्या है, चैप्टर नंबर जो 8 है, सॉरी चैप्टर नंबर 7 नहीं, ये था 6 था अपकलन के अनुप्रयोग, 7 था हमारा समाकलन, ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण में केवल एक ही फॉर्मूला है लीनियर इक्वेशन के लिए, फॉर्मूला नहीं, वो भी मेथड ही एक तरीके का, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास पहली लीनियर इक्वेशन होती है कुछ इस तरीके की, dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, जहाँ p व q जो होते हैं हमारे, p व q, जहाँ p व q क्या होंगे हमारे, ये बाई में है तो x के फलन है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, पी वाई को x के फलन होते हैं, तो सबसे पहले निकाला जाता है यहाँ पर IF को हिंदी में बोलते हैं समाकलन गुणांक या इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dx। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल आएगा। फिर इसका अभिष्ट हल होता है, जो लास्ट हमारा जो फाइनल आंसर हम जिससे देते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है y इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF dx। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होता है। एक लीनियर इक्वेशन इस तरीके की होती है और दूसरी लीनियर इक्वेशन होती है हमारे पास dx ओवर dy प्लस px
इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, जहाँ पर बात करेंगे तो जहाँ पी और क्यू जो होंगे, यहाँ पर एक्स के फलन थे, यहाँ पर पी व क्यू होंगे वाई के फलन। जहाँ पी व क्यू वाई के फलन हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला बनेगा इसका पहले निकालेंगे आई एफ, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर ई की पावर हमारे पास हो जाएगा पी डी वाई। और उसके बाद बात करें आगे, आई एफ हो गया। अभिष्ट हल की बात करेंगे, इसके अभिष्ट हल जो होगा हमारा x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और डी वाई। तो ये हमारे लगभग कैलकुलस का पोर्शन पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, इसको रफ करते हैं, फिर अगला चैप्टर देखते हैं। हम सदिश बीजगणित। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला इसका शुरू करते हैं। अगर हमारे पास दो सदिश हैं वेक्टर ए व बी, वेक्टर ए व बी का सदिश गुणन, सदिश गुणन। ठीक है, पहले अदिश होना था, चलो मैंने सदिश लिख दिया तो सदिश कर लेते हैं। तो ए व बी का जो सदिश गुणन होता है वेक्टर ए डॉट एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये इनका सदिश गुणन होता है। दूसरा फॉर्मूला वेक्टर ए व बी के बीच का कोण, अगर इस स्थिति में बात करें तो साइन थीटा बराबर बीच का कोण, साइन थीटा बराबर होता है ए क्रॉस बी अपॉन वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड। ठीक है, दूसरा नंबर तीसरे फॉर्मूले की बात करें वेक्टर ए व वेक्टर बी का अदिश गुणन, तो वेक्टर ए व बी का अदिश गुणन जो होता है वो होता है हमारा ए डॉट बी, ये होता है हमारा ए बी कॉस थीटा। अगर इनके बीच के कोण की बात करें, नंबर 4 बीच का कोण, तो बीच का कोण जो होगा वो कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड। चाहे आप ये फॉर्मूला लगाएं बीच का कोण निकालेंगे, चाहे ये फॉर्मूला लगाएं, आंसर दोनों से क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, बीच के कोण की बात करेंगे तो साइन थीटा का थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स। इधर ऐसे ही कॉस्ट इधर किस में चला जाएगा, इनवर्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 5 पे। फॉर्मूला होता है हमारा दिक्कोज्याय। ठीक है, दिक्कोज्याय। तो हमको यहाँ पर एक सदिश दिया होगा, मान लेते हैं हमारे पास जो सदिश है वेक्टर आर बराबर ले लेते हैं, वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप बाई जे कैप और प्लस जेड के कैप है। तो इसकी जो दिक्कोज्याएँ होंगी, दिक्कोज्याओं को हमेशा पहली दिक्कोज्या होती है हमारी कॉस अल्फा, या इसको लिख सकते हैं एल। इसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अगली कॉस दिक्कोज्या होती है कॉस बीटा, इसको लिख सकते हैं एम, तो होती है हमारी वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अगली कॉस दिक्कोज्या होती है हमारे पास कॉस गामा, जिसको हम लिख सकते हैं एन, ये होती है जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये दिक्कोज्या होती है हमारे पास। आगे कुछ फॉर्मूले हैं फटाफट जिनको देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 6, अगर आई डॉट आई की बात करें, आई जे के होते हैं एकांक सदिश जिनका मॉड कितना होता है 1, तो आई डॉट ए आई, जे डॉट जे। ठीक है, और अगला बात करें के डॉट के कैप, ये होता है हमारा 1। ठीक है, नंबर 7 पे बात करें आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये होता है हमारा 0। ठीक है, अगला देखें अगर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, अगर इस त्रिभुज का जो सदिश है वो वेक्टर ए है और इस भुजा का सदिश जो वेक्टर बी है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा 1/2 वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड। अगला दूसरा बात करें फॉर्मूला नंबर 8, अगर हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है इस तरीके से, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ए बी सी डी, इस भुजा का जो सदिश है वो वेक्टर ए है, इस भुजा का सदिश जो वेक्टर बी है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है, आगे बात करें हमारे पास कोई भी चतुर्भुज है ए टू जेड, ये इसके विकर्ण है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इस विकर्ण का स्थिति, इस विकर्ण का सदिश वेक्टर ए और इस विकर्ण का सदिश जो है वो वेक्टर बी है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होगा चतुर्भुज का, फॉर्मूला नंबर 9, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके हमको विकर्ण दे रखे हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है,
इसके बाद करें विभाजन सूत्र की। क्वेश्चन नंबर 10, विभाजन सूत्र क्या होता है? एक रेखा PQ को एक बिंदु M या एक रेखा AB को एक बिंदु P क्या है, M/N में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, और इनके तीनों के स्थिति सदिश किसी बिंदु O से, इसका स्थिति सदिश है वेक्टर A, इसका स्थिति सदिश है वेक्टर B। तो बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, ठीक है, बिंदु P का जो स्थिति सदिश होगा OP, पहला नंबर डालेंगे, नंबर 1 अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। ठीक है, तो अंतः विभाजन में बिंदु P का स्थिति सदिश, ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर OP। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा, इस वाले की गुणा इस वाले से करानी है आपको, यानी कि n इंटू वेक्टर A प्लस m इंटू वेक्टर B और बटे m प्लस n। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, ये अंतः विभाजन हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर लिख दें यदि क्या हो, P मध्य बिंदु हो, यदि P मध्य बिंदु हो, अगर P मध्य बिंदु होगा तो वेक्टर OP का जो स्थिति सदिश होगा वो होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B बटे 2। तो पहला आपने समझा अंतः विभाजन, दूसरा इधर लिख देता हूँ मैं, नंबर 2 बाह्यता विभाजन। अगर बाह्यता विभाजन की बात करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चित्र नहीं बना रहा हूँ दोबारा, फॉर्मूला सेम रहता है, खाली प्लस की जगह क्या आ जाता है पूरे फॉर्मूले में माइनस। तो बिंदु P के जो स्थिति सदिश होगा वो हो जाएगा n वेक्टर A माइनस m वेक्टर B अपॉन m माइनस n, m माइनस n। अब देखो यहाँ पर NA पहले है, NB बाद में है, तो इधर भी n पहले आएगा, m बाद में आएगा। प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस में बहुत फर्क पड़ जाएगा, n माइनस m। ठीक है, अभी हमारा आंसर यानी जो फॉर्मूला है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रक्षेप से। तो सदिश A का सदिश B पर प्रक्षेप, तो सदिश A का जो सदिश B पर प्रक्षेप होता है, प्रक्षेप बराबर का जो फॉर्मूला होगा वेक्टर A डॉट B अपॉन वेक्टर B का मॉड। इसी में अगला फॉर्मूला नंबर 10, फॉर्मूला नंबर 11, फॉर्मूला नंबर 12। अब हमसे उल्टा कर दे, B का सदिश A पर प्रक्षेप, तो B का सदिश A पर जो प्रक्षेप होगा वो होगा हमारा A डॉट B अपॉन वेक्टर A का मॉड। ठीक, तो हमारे सदिश में जो है, सदिश बीजगणित में कुछ इतने ही फॉर्मूले हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 11। ठीक है, कोई चैप्टर का नंबर अगर गड़बड़ हो गया तो अपने हिसाब से उसको सही कर लीजिएगा। पहला फॉर्मूला है, एक बिंदु A से जाने वाले तथा दूसरे बिंदु B के समांतर सदिश का समीकरण। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आएगा वेक्टर R बराबर, आपको याद रखना है, A प्लस n वेक्टर B। ठीक है, दूसरा, दो बिंदु वेक्टर A व वेक्टर B से जाने वाले सदिश का समीकरण। तो दो बिंदु से जाने वाले सदिश का जो समीकरण होता है वो होता है वेक्टर R बराबर n इंटू वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ठीक है, नंबर 3, इसको नंबर वैसे ही कर लीजिए अपने जैसे करते हैं, 2 3। तीसरा जो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी। तो दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसका फॉर्मूला होता है D बराबर, अब रेखाएं तो लिख दें, रेखाएं कैसी होती हैं। मान लो पहली रेखा होगी आपके पास वेक्टर R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1, दूसरी रेखा होगी वेक्टर R बराबर A2 प्लस लैम्डा B2। इस तरीके से दो रेखाएं होंगी।
तो पहली रेखा के बीच की दूरी जो होगी, इनके बीच की दूरी जो d होगी, d बराबर होगा आपका d बराबर होगा आपका b1 क्रॉस b2, ठीक है, इंटू या डॉट बोल सकते हो a2 माइनस a1 अपॉन वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मॉड। ये होती है दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। अगर यही रेखाएं हमारी समांतर हो जाए, नंबर 4, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर, इससे भी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। अगर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात की जाए, ठीक है, तो दो समांतर रेखाएं हमारी कैसे होंगी देखी जाए ध्यान से। पहली रेखा हमारी कुछ इस तरीके की होगी, वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b, और दूसरी रेखा जो होगी वेक्टर r बराबर वो होगी a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b, ठीक है। यानी b वाला इनका दोनों का क्या होता है, सेम। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी वेक्टर b1, यानी वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन वेक्टर b का मॉड और इस पूरे का मॉड। तो ये होती है दो विषमतलीय रेखाओं या दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अगला नंबर 5, दो रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है। तो दो रेखाएं भाई, पहली रेखा होगी हमारे पास वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी रेखा होगी वेक्टर r बराबर a2 प्लस लैम्डा b2। इनके बीच का जो कोण होता है कॉस थीटा बराबर, ये होता है फॉर्मूला कॉस थीटा का, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन वेक्टर b1 का मॉड इंटू वेक्टर b2 का मॉड, ठीक है। और कॉस थीटा, थीटा को इधर भेज, कॉस को इधर भेज देंगे तो कॉस इनवर्स बना लेगा। तो लास्ट में इस तरीके से आंसर दिया जा सकता है हमारा। हमारा अगला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। देखो 12 चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है रेखिक समीकरण। इसमें कोई भी सूत्र नहीं है, केवल मेथड ही मेथड है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर है हमारा 13। चैप्टर नंबर 13 हमारा प्रायिकता। अगर प्रायिकता के पहले फॉर्मूले की बात करें तो सबसे बेसिक फॉर्मूला सब बच्चों ने पढ़ रखा होता है, ठीक है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी जिसको बोलते हैं प्रायिकता, PE बराबर, पढ़ा होगा आप लोगों ने, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, ठीक है। या इसी को बोलते हैं अपने लोग NE बटे NS। अगर दूसरे फॉर्मूले की बात की जाए तो दूसरा आप जानते हैं, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो PE होती है हमेशा 0 से बड़ी और उसके बराबर और 1 से छोटी। ये कुछ पॉइंट हैं, ठीक है। किसी घटना P, S क्या होता है हमारा, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि, यानी किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, ये कि हमेशा कितनी होती है, 1। और नंबर 4 पे बात करें P5 मतलब अगर कोई ऐसी घटना है असंभव घटना, उसके घटित होने की प्रायिकता होती है 0। इसको बोलते हैं निश्चित घटना, इसको बोलते हैं असंभव घटना, ठीक है। अगर नंबर 5 पे बात करें, ठीक है, अगर हमारे पास क्या दे रखा है, हाँ, आप ये जानते होंगे P होती है घटना घटने की प्रायिकता और PE बार होती है किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। ये घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना ना घटित होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। अगर नंबर 6 फॉर्मूले की बात करें, अगर हमारे पास E बा F, ठीक है, परस्पर दो अपवर्जी घटनाएं हों तो अगर E बा F दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो P इंटरसेक्शन फाई या इन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। अगर नंबर 7 की बात करें, E बा F परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हों तो, ठीक है, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। अगर P स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PE इंटरसेक्शन F जो होता है वो हमेशा होता है बराबर PE इंटू PF के, और चेक भी करने को आता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है।